हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 8वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 21 समझाऊंगी। ठीक है, जिसकी डेट है हमारे पास 8 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम क्या करने वाले हैं, वर्ग और वर्गमूल पर आधारित शाब्दिक समस्या। आज हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स जिनको हम बोलते हैं किस पे, वर्ग और वर्गमूल पे करने वाले हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको एक ये बॉय दे रखा है रोहित। ठीक है ना, ये पता है क्या, मैं आपको ये बताती हूँ क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। ये 8th क्लास के जितने भी सेक्शंस है ना उन सबका मॉनिटर है। अब ये क्या सोचता है कि जो स्कूल में प्रार्थना स्थल होता है जहां पर प्रार्थना की जाती है, वहां पर हम क्या करते हैं, प्रार्थना आयोजित करते हैं। अब इसने सोचा कि जो छात्रों की संख्या है ना वो इस तरीके से लगाई जाए कि जितनी पंक्ति होंगी, ठीक है, उतने ही छात्र होंगे हर पंक्ति में। जैसे अगर हमारे पास 10 पंक्ति है, ठीक है, तो हर एक पंक्ति में 10 छात्र होंगे। ऐसा ये सोच रहा है करने की। ठीक है, अब इसके पास, इसको पता है कि कुल छात्र उसके पास इतने हैं हमारे पास स्कूल में, इसको पता है 1764 है। तो अब ये पंक्तियां किस हिसाब से बनाए, पर ये बनाएगा उसी हिसाब से कि जितनी पंक्ति बनेगी ना हर पंक्ति में उतने ही छात्र खड़े होंगे। चाहे फिर वो 10 पंक्ति बने, चाहे फिर वो 20 पंक्ति बने, चाहे 30 बने। अगर 30 पंक्ति बनी तो हर पंक्ति में 30 छात्र खड़े होंगे। ठीक है, अब हमें इसकी मदद करनी है। चलो देखो हम कैसे करने वाले हैं, आओ करें। सबसे पहले आपको पता है पंक्तियों की संख्या क्या होगी, एक पंक्ति में छात्रों की संख्या। अभी हमने किया दोनों बराबर, ये सोच रहे हैं कि जितनी पंक्तियों की संख्या होगी उतनी हर पंक्ति में छात्रों की संख्या होगी। ठीक है, अब कुल छात्र तो मुझे 1764 दे रखे हैं, तो हमने ये मान लिया कि एक पंक्ति में कितने छात्र हैं, वो x है। ये एक पंक्ति के छात्रों की संख्या है, तो फिर पंक्तियां भी तो उतनी ही होंगी x, है ना। तो फिर कुल छात्रों की संख्या तो x स्क्वायर होगी। आप एक पंक्ति में अगर 10 छात्र हैं और कुल मिला के आपके पास 10 पंक्ति है, तो कितने 100 छात्र हो गए ना आपके पास, है ना। एक पंक्ति में अगर 10 छात्र खड़े हैं और आपके पास 10 पंक्तियां हैं तो 100 ही तो छात्र है, 10 इंटू 10 करोगे तो फिर वही, हाँ मैंने x इंटू एक्स कर दिया तो एक्स स्क्वायर आ गया। पर कुल छात्रों की संख्या मुझे इतनी दे रखी है। अब मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर निकाल लिया, ये किसका स्क्वायर होता है। ठीक है ना, तो अब हम वो निकालेंगे कैसे कि ये किसका स्क्वायर होता है हमारे पास। देखो आप क्या करो, इसको आपने लास्ट वर्कशीट में वाला मेथड सीखा था ना, तो बस उसी से निकाल लो, दो दो के पेयर बना लो। ठीक है, 4 4 से आपके पास यहाँ पर 16 आ गया, स्क्वायर से 17, मतलब या तो किसी का स्क्वायर होता है या उससे छोटा नंबर लिखना था, तो 4 लिख दिया मैंने। यहाँ 1 आया, इसको नीचे उतारा, इन दोनों को प्लस कर दिया। अब यहाँ पर ऐसी संख्याएं लिखनी होती थी कि मल्टीप्लाई करके या तो 164 है या उससे छोटा है ना, तो 2 लिख दिया मैंने। 3 जगह लिखनी होती थी ना एक संख्या, तो ये मेरा आ गया। इसका मतलब कुल मिला के कितनी पंक्ति बनेंगी, 42, और हर पंक्ति में कितने छात्र होंगे, 42 छात्र होंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया, इसलिए एक पंक्ति में छात्रों की संख्या कितनी होगी, 42। अब वो वही तो सोच रहा था कि मैं एक पंक्ति में कितने छात्रों को खड़ा करूं, तो वो एक पंक्ति में 42 स्टूडेंट्स को खड़ा करेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं उसकी जांच। देखो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग होती है या नहीं होती, क्या सारी संख्याएं पूर्ण वर्ग होती है, या फिर मैं ये बोलूं क्या सारी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती। नहीं, कुछ संख्याएं पूर्ण वर्ग होती हैं और कुछ संख्याएं नहीं होती हैं, लेकिन उसको पता कैसे चलेगा वो देखना है हमको। तो देखो जिन संख्याओं के आप क्या करो, यहाँ पर संख्याओं के गुणनखंड करें, मतलब उनके आप फैक्टर निकाल लो। कैसे निकालोगे, जैसे हम कोई सा भी एग्जांपल ले लेते हैं, 60 ले लेती हूँ, मैं एक उदाहरण ले लेती हूँ। ठीक है, तो इनके गुणनखंड ये 230 आएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर 2 का 15 आएगा, यहाँ पर 3 5 आएगा और यहाँ पर 5 1 आएगा। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स यहाँ पर आए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखो इसका 2 का तो पेयर बन गया, सेम सेम संख्याओं के पेयर बनाने होते हैं, जोड़ा बन गया, लेकिन इन दोनों का जोड़ा तो नहीं बना, क्योंकि 3 भी एक ही और 5 भी एक ही है, जोड़ा नहीं बन पाया ना, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो जिन संख्याओं के गुणनखंड करने के बाद उनके जोड़े ना बने पूरे, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। अब जैसे अगर आप 81 के निकालो, ठीक है, तो अब आप 81 के कैसे निकालने वाले हो, आपको पता है कि ये 3 की टेबल में भी आता है 81। ठीक है, तो पहले आप 3 से ही करने वाले हो उसको, 27, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, है ना। तो 81 के गुणनखंड कौन कौन से आए, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये एक पेयर बन गया इन दोनों का, और इन दोनों का एक पेयर बन गया। बन गए ना पेयर, क्या कोई ऐसी संख्या रह गई जिसका पेयर नहीं बना, नहीं नहीं ना, तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या है।
ठीक है, तो जिन संख्याओं के गुणनखंड करने के बाद जोड़े ना बने वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और जिनके जोड़े बन जाए वो पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, यही आपके पास यहाँ लिखा है, तो मैंने आपको ये उदाहरण से समझा दिया ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे वही कह रहा है, एक उस पर ही आधारित एक प्रश्न है यहाँ पर। एक छोटी से छोटी संख्या जिसमें 68600 को गुना करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए तथा मूलवर्ग भी ज्ञात कीजिए। देखो, आपको पहले ये बताना है कि आपको ये पता है कि ये जो है ना, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो आपको इसमें कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, गुना करना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब वो कैसे करेंगे, चलो वो यहाँ देखते हैं। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, तो पहले मैंने क्या किया, इसके ना गुणनखंड निकाल लिए। ठीक है, तो इसके गुणनखंड आएंगे कैसे, तो आप इसको पहले 2 से करने वाले हो, तो वो होएगा 34300। फिर अभी भी ये 2 से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, तो 17150। ठीक है, अभी भी ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 8575। अब नहीं हो रहा 2 से, अब 5 से डिवाइड हो रहा है, तो अब जब आप 5 से करोगे तो 1715। अब फिर आप इसको 5 से डिवाइड करने वाले हो। ठीक है, तो 343। अब ये 5 से भी नहीं हो रहा, अब ये 7 से हो रहा है, तो इसको 7 से किया, तो इसके मेरे पास जो गुणनखंड आए उसमें से ये मेरा एक पेयर बन गया, इन दोनों 2 का, इन दोनों 5 का एक पेयर बन गया, इन दोनों 7 का एक पेयर बन गया। इसका मतलब आपके पास एक इस 2 का और एक इस 7 का, इनके जोड़े नहीं बन पाए, नहीं बन पाए ना, तो इसका मतलब ये 68600 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो वो आपसे क्वेश्चन में पहले ही कह रहे हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, आपको तो इसमें ये बताना है कि इसमें मैं ऐसे सबसे छोटा नंबर, छोटी संख्या कौन सी गुना करूं कि ये मेरा पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो जिसके पेयर नहीं बनते ना उसको ही गुना कर देते हैं। सबसे आसान तरीका ये है याद करने का कि जिसके आपके जोड़े ना बने उन्हें गुना कर दो। तो किन किन के जोड़े नहीं बने, 2 और 7 के ना, इसका मतलब 14 वो सबसे छोटी संख्या है, जब आप उसको इसमें गुना करोगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, यही सब चीज यहाँ पर लिखी हुई है, इसके गुणनखंड ये लिखे हुए, फिर आपको ये बता रखा है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि सभी गुणनखंड का जोड़ा नहीं है। 2 और 7 से गुना करने पर 6800 एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो देखो सबसे छोटी संख्या आपके पास 14 आ गई। चलो ये तो मुझे पता चल गया, सबसे छोटी संख्या मेरे पास 14 होगी, जिसको मैं इसमें गुना करूंगी तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब आपसे कह रहा है इसका वर्गमूल भी निकालो, तो अब इसका वर्गमूल कैसे निकालोगे, तो पेयर बना दो, जोड़े बना दो। अब तो आप इसमें इंटू कर सकते हो ना, तो कैसे बने, इन दोनों का एक पेयर बन गया, ये रहा। अब इस 2 के साथ तो एक 2 आपने और गुना कर दिया ना, 2 और 7 को तो गुना किया है आपने, तो इसका भी एक पेयर बन जाएगा। फिर 5 का पेयर तो पहले से ही था, इस वाले 7 का पेयर भी पहले से ही था, इसके साथ ये वाला है, और इस वाले 7 का नहीं था, तो इसमें मैंने एक 7 गुना भी तो किया है, 2 और 7 दो नंबर्स को गुना किया है ना मैंने, तो एक पेयर ये बन गया। ठीक है, तो अब क्या करो, जब पेयर बन जाते हैं ना ये जोड़े, तो उनको एक एक बार लिखते हैं। तो इन दोनों 2 का एक 2 लिख दिया, इन दोनों 2 का एक 2 लिख दिया, इन दोनों 5 का एक 5 लिख दिया, इन दोनों 7 का, ये जोड़ा है, एक 7 लिख दिया ये रहा, और इन दोनों 7 का एक 7 लिख दिया ये रहा। बस गुना कर दो तो ये आपका वर्गमूल आ जाएगा। इसका मतलब अब जब आप 980 इंटू 980 करोगे तो वो क्या आएगा, वो आपका आएगा 68600 इंटू 14, इनको इंटू करके जो आएगा वो आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको दो चीजें बतानी थी, एक छोटी संख्या जिससे आप गुना करने पर इसको 68600 को पूर्ण वर्ग संख्या बना सको, और उसके बाद उसका वर्गमूल बताना था। ठीक है, चलिए लास्ट यहाँ पर है गया ये प्रश्न, ये देखते हैं, फिर जो क्वेश्चन हमें करने हैं वो करेंगे। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग भी हो। कह रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ जो पूर्ण वर्ग भी हो। वैसे तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है ना, लेकिन क्या ये पूर्ण वर्ग है, तो एक बार फिर निकाल के देख लेते हैं कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो मैंने क्या किया, इसको उसी वाले मेथड से किया जो हमने अपनी लास्ट वर्कशीट में सीखा था। तो 3 3 जा 9 होगा, पेयर बना के। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा 6 आ गया और यहाँ पर मेरा 9 9 आ गया, तब यहाँ तो मुझे 1 से ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो 61, तो यहाँ पर कितना बचा मेरे पास 8 और यहाँ 3। अब तो ये पूरा पूरा नहीं जा रहा, इसका मतलब ये 999 जो है ये बड़ी संख्या तो है, लेकिन ये बड़ी संख्या वो नहीं है जो पूर्ण वर्ग भी हो, ये पूर्ण वर्ग नहीं है इसका मतलब, है ना, नहीं है, नहीं है, क्योंकि आपके पास नीचे 38 बच गया है, पूरा पूरा जीरो नहीं आ रहा है। तो अब क्या करूं, मुझे तो ऐसी सबसे बड़ी संख्या चाहिए जो वो तीन अंकों की भी हो और पूर्ण वर्ग भी हो। तो फिर जो मेरा यहाँ ऊपर बचा, ये
इसका हम क्या करते हैं, इसका वर्ग निकाल लेते हैं। तो 31 का जब मैंने वर्ग निकाला तो वो मेरा आया 961। ये भी तो 3 अंकों की है, तो इसका मतलब 961 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। इससे बड़ी वाली संख्या नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर मेरा 31 ही आया था। अब पॉइंट लगा के मैं चाहूँ तो इसको पूरा कर सकती हूँ, पर मुझे यहाँ पर सिर्फ यही बताना था कि ऐसी 3 अंकों की बड़ी संख्या बताओ जो पूर्ण वर्ग भी और बड़ी भी हो। तो 31 ऐसी वो संख्या है, मतलब 961 ऐसी वो संख्या है, 31 का स्क्वायर 961 ऐसी वो संख्या है जो 3 अंकों की भी है और वो पूर्ण वर्ग भी है। और किसका पूर्ण वर्ग है, उसका वर्गमूल क्या है, उसका 31 है। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन हमको करने हैं, वो देखते हैं। कह रहा है एक बाग में 3156 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। सेम वैसे क्वेश्चन है जैसे हमने पीछे किया था। ठीक है, अब वो आपसे कह रहा है कि एक बाग में ना आपको कुछ पौधे लगाने हैं। कुछ पौधे मतलब आपको पौधे दे रखे हैं, यहाँ पर कितने हैं, 3156 है, ये आपको दे रखे हैं पहले से। अब वो आपसे कह रहा है कि पौधों को आपको इस तरीके से लगाना है कि एक पंक्ति में उतने ही पौधे लगाओगे जितनी पंक्तियां हैं आपके पास। जैसे अभी हमने पीछे किया था, अगर हमारे पास 10 पंक्तियां हैं तो हर पंक्ति में हम 10 बच्चों को खड़ा करेंगे, किया था ना। यहाँ पर भी वही है, अगर हमारे पास 10 पंक्तियां हैं तो हर पंक्ति में हम 10 पौधे ही लगाएंगे। ठीक है, अब आपको वो दोनों आप ही को बताना है कि आप ही बताओ दोनों। तो सबसे पहली बात मुझे यहाँ पर दे क्या रखा है, मुझे कुल पौधों की संख्या तो यहाँ पर दे ही रखी है, तो मैं पहले वो लिख लेती हूँ। तो कुल पौधों की संख्या मैंने यहाँ लिख दी, मेरे को दे रखी है 3156। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, मैं मान लेती हूँ यहाँ पर कि पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, उनको मैं x मान लेती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मान लेती हूँ, यहाँ पर तो माना लिख देते हैं, यहाँ पर माना पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, उसको हमने क्या माना, x मान लिया यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर कुल पौधों की संख्या कितनी आ जाएगी फिर मेरे पास, तो कुल पौधों की संख्या मेरे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगी, क्योंकि एक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियां हैं, तो वो मेरे पास एक्स स्क्वायर आ गई। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3156। ठीक है ना, अब आप क्या करने वाले हो, 3156 इसके फैक्टर्स निकाल लोगे, गुणनखंड। तो हम इसको उसी वाले तरीके से कर देते हैं, तो मैं यहाँ कर रही हूँ इसको, आप इसके नीचे ही कर दीजिएगा। ठीक है, तो पहले मैंने यहाँ पर जोड़े बनाए, अब मैंने देखा 31 से छोटा नंबर कौन सा है मेरे पास यहाँ पर, तो आप पहले इसका यहाँ पर स्क्वायर हटा के रूट लगा देना, फिर करना आप ये वाला। ठीक है, तो 5 के टेबल में आते हैं, 5 5 जो 25, तो यहाँ पर मेरे पास 10 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा 6, और इस पेयर को मैंने इस जोड़े को नीचे उतार लिया। ठीक है ना, अब यहाँ पर मैं क्या लिखूं, तो मैं यहाँ पर 6 ही लिख सकती हूँ अब। ठीक है, तो आया 636, तो 20 बच गया। इसका मतलब आपके पास ये 20 पौधे बच जाएंगे। कुल आप कितने पौधे लगाओगे, 56 पौधे लगाओगे एक पंक्ति में, और कितनी पंक्तियां बनाओगे, 56 पंक्तियां ही बनाओगे। ठीक है, तो x यहाँ पर इसका मतलब आपके पास आ जाएगा 56। बस अब आप यहाँ पर लिख देना, क्या लिखोगे, पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या। हमने x माना था ना, तो वो बस मेरा x का मान आ गया, वो होगी 56। 20 पौधे बच जाएंगे जो नहीं लग पाएंगे, क्योंकि हमारे को दोनों बराबर रखना है, पंक्तियों की संख्या भी और हर पंक्ति में जितने पौधे होंगे वो भी, इसलिए हमने 20 पौधे बच गए, अब उनको नहीं लगा पाएंगे हम। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, वो भी ऐसे सही है। आपसे कह रहा है 8वीं कक्षा के छात्रों ने कोविड-19 के फंड में दान देने का निश्चय किया। प्रत्येक छात्र ने उतने रुपए दान में दिए जितने कक्षा में छात्र थे। ठीक है,
यदि उस कक्षा के द्वारा 2601 रुपए इकट्ठे किए गए तो कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो आपसे कह रहा है 8वीं क्लास के कुछ बच्चों ने पता है क्या किया, कोविड-19 के लिए दान देने का सोचा। ठीक है, अब उन्होंने दान किस तरीके से दिया, उन्होंने ऐसे दिया, क्लास में जितने बच्चे हैं ना, हर एक बच्चे ने उतना ही दान दिया। मतलब अगर क्लास में 40 बच्चे हैं तो फिर एक बच्चे ने 40 रुपए दिए। तो जब एक बच्चे ने 40 रुपए दिए और कुल मिला के 40 बच्चे हैं, तो 40 को 40 से गुना कर दोगे तो आपका पता चल जाएगा आपको कितना फंड मिला, है ना। पर यहाँ पर फंड आपको पहले से ही दे रखा है। अब आपसे ये बता रहा है, आप मुझे ये बताओ छात्रों की संख्या होगी कितनी। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे, तो कुल दान हमको दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है ना, हमने कितना मिला हमको यहाँ पर 2601, तो हम पहले वही लिख देते हैं कि कुल दान हमको यहाँ पर मिला है, रुपी लगाएंगे यहाँ पर 2601। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, छात्रों की संख्या निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं माना छात्रों की संख्या कितनी है, मेरे पास x है। ठीक है, अब मुझको पता है छात्रों की संख्या जो है वो क्या होगी, किसके बराबर होगी, यहाँ पर वो जितने उन्होंने दिए हैं पैसे उसके बराबर ही होगी ना, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ था दान का निश्चय देना किया, प्रत्येक छात्र ने उतने रुपए दान किए। तो इसका मतलब छात्रों की संख्या किसके बराबर है, प्रत्येक छात्र ने जितना दान किया, दोनों बराबर है ये, है ना। तो फिर कुल दान होगा कितना मेरे पास, वो हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर, है ना, इतना ही आ जाएगा ना कुल दान मेरे पास। तो कुल, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर यही था, अब कुल दान है मेरे पास यहाँ पर 2601, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो अब आप क्या करो, आप यहाँ पर करना है इसको, मैं यहाँ लिख रही हूँ। फिर दोबारा से मैंने इसके क्या किया, ये वाले पेयर जोड़ा बना के कर दिया। आप जैसे हमने वो किया था ना अभी गुणनखंड वाले से, आप उससे भी कर सकते हो। ठीक है, तो 5 5 जा 25 आया, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 01 लिखा, 3 बार लिखते हैं एक संख्या को, तो यहाँ पर 10 आ गया। अब यहाँ पर 1 1 लिखा, यहाँ भी 1 लिखा, यहाँ 101 पे पूरा चला गया। ये वही पीछे वाला तरीका हमने लगाया जो आपकी पहले वर्कशीट में आया था। तो x आपके पास यहाँ पर कितना आ गया, वो आ गया 51। इसका मतलब उस कक्षा में 51 विद्यार्थी है, 51 विद्यार्थी है, और हर एक विद्यार्थी कितना दान करेगा, उसमें 51 रुपीज ही वो देगा। ठीक है, तो छात्रों की संख्या कितनी आ गई यहाँ पर, तो छात्रों की संख्या आ गई यहाँ पर हमारे पास, जो हमने x मानी थी वो आ गई हमारे पास 51। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। उसमें हमसे क्या कह रहा है, यहाँ पर हमसे कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5400 का गुना करने पर संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। कह रहा है 5400 में ऐसे कौन सी सबसे छोटी संख्या को गुना करूं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तभी तो हमको इसमें कुछ ना कुछ गुना करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम ये देखते हैं इसके गुणनखंड निकाल के कि इसमें कौन सा जोड़ा नहीं बन पाया। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे इसमें मैंने ये वाला तरीका क्यों लगा दिया। तो देखो अगर आप इसमें ये वाला तरीका लगाओगे तो आप इसमें ये नहीं निकाल पाओगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका जोड़ा नहीं बन पाया, है ना। इसमें थोड़ी निकाल सकते हम ऐसे, जो डिवाइड वाले मेथड्स हमने किए हैं, नहीं कर सकते ना, इसलिए इसमें हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, आप, मैं फिर बोल लूं, इन दोनों क्वेश्चंस में भी कर सकते हो, इसमें भी और इसमें भी आप गुणनखंड वाले तरीके से कर सकते हो, दोनों में ही। ठीक है, ये तरीका थोड़ा आसान था इसलिए मैंने आपको ये करा दिया, और आपने लास्ट वर्कशीट में भी अभी यही वाला तरीका समझा था। ठीक है, क्योंकि ये बड़े नंबर होते हैं 2601, जैसे आपको नहीं पता चल पाएगा कि ये किसकी टेबल में आता है, तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है ना, चलिए अब हम इसके क्या करते हैं, पहले गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर आएगा 2700, अभी भी ये 2 से जा रहा है, तो 1350, अभी भी ये 2 से जा रहा है। ठीक है, तो 675, अब नहीं जा रहा 2 से, अब ये 5 से जा रहा है, तो 135, अभी भी ये 5 से जा रहा है ना। तो अब आएगा यहाँ पर 27, अब नहीं जा रहा, अब ये 3 से जा रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर ये लिख लेते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यही आया। चलो देखते हैं जोड़े बना के, इन दोनों का जोड़ा बन गया, इन दोनों का जोड़ा बन गया, इन दोनों का जोड़ा बन गया।
क्या रह गया, एक 2 और 3 रह गया, एक ये वाला 2 रह गया और एक ये वाला 3 रह गया जिसका जोड़ा नहीं बना। तो अभी हमने लास्ट जब अपना एक प्रश्न किया था ये वाला इसी वर्कशीट में, तो हमने क्या देखा था, जिसका जोड़ा नहीं बनता ना वही मेरी सबसे छोटी संख्या होती है, यही देखा था ना। तो इससे मुझे ये तो पता चल गया कि 5400 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें सब गुणनखंड का जोड़ा नहीं बन पाया, नहीं बन पाया ना। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, सबसे छोटी इकाई निकालनी है यहाँ पर संख्या, तो बस वही निकाल देते हैं फिर हम। तो पहले यहाँ लिख देते हैं 2 तथा 3, ठीक है, 2 तथा 3 से गुना करने पर जो ये 5400 है क्या बन जाएगा, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है ना, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 2 इंटू में 3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी संख्या है, हमें यही निकालना था कि सबसे छोटी संख्या यहाँ पर कौन सी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2 इंटू में 3 इज इक्वल टू 6 सबसे छोटी संख्या है, और हमारे को सिर्फ संख्या ही निकालनी थी, हमको यहाँ पर इसका वर्गमूल नहीं निकालना। अगर वर्गमूल निकालना होता तो हम यहाँ निकालते, तो इसके हमारे जोड़े नहीं बने थे, हमने यहाँ पर लिख दिया 2 तथा 3 से गुना करने पर 5400 एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता है। तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 सबसे छोटी संख्या है, जो हमको चाहिए वो सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, तो इसी के साथ ये वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट हुई, तीनों क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिए। मैं फिर से बोलूंगी, आपकी मर्जी, आप कोई से भी तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, अब वर्कशीट नंबर 22 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।